तो दोस्तों अभी हम देखेंगे रासायनिक अपक्षय कि रासायनिक अपक्षय क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय का मतलब ये होता है कि जो विशेष रूप से वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता या जल जो होता है उसमें जो ऑक्सीजन होती है या वहां पाई जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल में चट्टानों की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल में घुल जाती है, जिसके कारण वो विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करके उस चट्टान को वियोजित कर देते हैं, डिकम्पोज्ड कर देते हैं। यानी रासायनिक अपक्षय होता है वो चट्टानों का क्या करता है, वियोजन करता है। चट्टानों का क्या करता है, वियोजन। वियोजन क्यों करता है? क्योंकि जल जो होती है, जल में ऑक्सीजन मौजूद रहती है और चट्टानों में जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वे मिलकर के चट्टानों से क्या करते हैं कि उनको विघटित कर देते हैं। तो चट्टानों से जब विघटित करते हैं तो चट्टान वियोजित हो जाती है, यानी वो अलग अलग तत्वों में टूट जाते हैं। तो हम रासायनिक अपक्षय की पहचान है वो करते हैं। तो रासायनिक अपक्षय कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो है ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण। दूसरा है जल योजन। जल योजन, जल योजन को हम कहते हैं हाइड्रेशन, यानी हाइड्रेशन के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो है वो है डिसिलिकेशन, डिसिलिकेशन। और चौथा जो है वो एक तरह से कार्बनीकरण, कार्बनीकरण। ये जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, ऑक्सीकरण, जलयोजन, डिसिलिकेशन, कार्बनीकरण, ये रासायनिक अपक्षय के प्रकार होते हैं। यहां सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जाता है और सबसे ज्यादा परीक्षाओं में जो कंफ्यूज करता है वो ये जलयोजन है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जलयोजन देख लीजिए ऐसे लिखा हुआ है और ये रासायनिक अपक्षय होता है। इंग्लिश में इसको हाइड्रेशन कहते हैं। जल दाब क्रिया जो हमने भौतिक अपक्षय में पढ़ा था वो अलग है। वो भौतिक क्रिया, वो दबाव से चट्टानों को तोड़ती है, वो हाइड्रोलिक एक्शन है, यानी वो हाइड्रोलिक एक्शन है और ये हाइड्रेशन है। इसलिए इनकी पहचान करनी है। ये आप आसानी से समझ जाओगे कि ये तो रासायनिक अपक्षय है, लेकिन यहां से नहीं समझ पाओगे परीक्षा तक। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जलयोजन जो है वो अपने आप में क्या है, एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण के बारे में। पहला हमारा रासायनिक अपक्षय है वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, क्योंकि जल में मौजूद ऑक्सीजन जो होती है वो अपने जो धातु होते हैं, खनिज होते हैं, उनके साथ मिलकर के विभिन्न प्रकार के परिवर्तन उसमें ला देती है। चट्टानों का वो क्षरण कर देती है, विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड्स बना देते हैं। यानी जल में जो मौजूद है, जल में उपलब्ध है O2, वो क्या है कि चट्टानों के साथ मिलकर, चट्टान के साथ मिलकर क्या होता है कि ऑक्साइड बना देते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड हैं उनका निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से जैसे आप जानते हो कि लोहे युक्त चट्टानें जो होती हैं वो लोहे युक्त चट्टानें से वो आयरन ऑक्साइड का निर्माण कर देती हैं। इस प्रकार से जो आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड बनता है तो चट्टान है वो टूट जाती है। तो आयरन ऑक्साइड्स का निर्माण करता है। जैसे नमी के दौरान लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब ऑक्सीकरण जो विशेष प्रक्रिया है ये है उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में संपन्न होती है। यहाँ से ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण कौन से क्षेत्रों में संपन्न होती है। तो ऑक्सीकरण जो है वो उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में संपन्न होती है। तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे कि ऑक्सीकरण जो है वो किस प्रकार से काम करती है। उसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण, यहाँ से तो सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा गया है कि जलयोजन कौन सी प्रक्रिया है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये
कौन सी प्रक्रिया है, ये भौतिक प्रक्रिया है या रासायनिक प्रक्रिया है, उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जलयोजन एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है, हाइड्रेशन है वो रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि जल में मौजूद जो CO2 होती है वो जल में जब मिलती है, यानी चट्टान में जो मौजूद CO2 चट्टानों में मौजूद है और वो जल में मिलती है, तो जल में मिलने से उसकी जो घुलनशीलता है, घुलनशीलता वो बढ़ जाती है, यानी ये घुला घुला के और चट्टानों को तोड़ती है। उसकी घुलनशीलता इस रासायनिक प्रभाव के कारण बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो जल हैं उनको, उस जल को वो सोख लेता है, जल को सोख लेता है, चट्टानें जल को सोख लेती हैं, तो उनसे उनका जो आयतन होता है वो भी बढ़ जाता है, चट्टान का आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से उसमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, एक तरह से दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, तो वो सोख करके और एक विशेष प्रकार से जो आग्नेय चट्टान होती हैं उस पर भी इसका प्रभाव है वो पड़ने लग जाता है। यानी आग्नेय चट्टान है वो अन्य प्रभाव से जैसे टूट नहीं रही है, तो इसका प्रभाव आग्नेय जो चट्टान हैं उन पर भी सर्वाधिक होता है, उन पर भी सर्वाधिक होता है, उन पर सर्वाधिक आग्नेय प्रभाव होता है। तो आग्नेय चट्टानों पर यानी जलयोजन की क्रिया है उसका भी प्रभाव होता है, यानी जलयोजन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो फेल्सपार होता है, फेल्सपार पर जलयोजन की क्रिया से, जलयोजन की क्रिया से केओलिन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? केओलिन। तो याद रखेंगे कि फेल्सपार पर जलयोजन के परिणाम स्वरूप केओलिन का निर्माण हो जाता है। तो इसको हम बहुत अच्छे से देखते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो यही है, सबसे महत्वपूर्ण, कि ये एक रासायनिक अपक्षय है। आप जलदाब क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन और हाइड्रेशन में अंतर कर लेना, यहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद में जो अगला महत्वपूर्ण है वो है डीसिलिकेशन। डीसिलिकेशन, देखो डीसिलिकेशन क्या होता है कि जल जब चट्टानों से घुलता है, जल और चट्टान के संपर्क में आता है, तो सिलिका जो है, सिलिका एक तरह से पृथक हो जाती है, सिलिका पृथक्करण हो जाता है, या सिलिका सिलिकेट्स बन के अलग हो जाती है, सिलिकेट्स बनकर अलग हो जाते हैं, सिलिकेट्स बनकर अलग हो जाते हैं, जिससे चट्टान है वो टूट जाती है, अपक्षित हो जाती है। तो सिलिका डीसिलिकेशन मतलब सिलिका का पृथक होना। सिलिका युक्त चट्टानें हैं जैसे क्वार्टजाइट है, ग्रेनाइट से, इनमें सिलिका होती है, तो जल के साथ मिलकर सिलिकेट्स बना देते हैं और सिलिकेट्स पृथक हो जाते हैं, उसको सिलिका पृथक्करण कहते हैं, और इस प्रकार से वो चट्टान होती है वो टूट जाती है। उसके बाद है कार्बोनेशन या कार्बनीकरण। कार्बोनेशन या हम कहते हैं कार्बनीकरण। कार्बोनेशन या कार्बनीकरण के नाम से जाना जाता है। कार्बोनेशन व कार्बनीकरण क्या होता है कि चट्टानें जो हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मौजूद रहती है, और चट्टानों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में विभिन्न प्रकार के जब वो उनके साथ मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के विभिन्न प्रकार के क्या बनते हैं? कार्बोनेट्स बनते हैं। तो कार्बोनेट्स बनते हैं, तो कार्बोनेट्स बनकर के वो चट्टान से अलग हो जाते हैं, कार्बोनेट्स बनकर के चट्टान से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो चट्टान से कार्बोनेट्स अलग हो जाते हैं तो चट्टान है वो टूट जाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से उनका जो घुलन प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी इसकी जो घुलने की क्रिया होती है, घुलन प्रभाव CO2 की वजह से वो बढ़ जाता है। रासायनिक प्रभाव की वजह से जो घुलने का काम होता है वो बहुत तेजी के साथ होता है। लोहे के सल्फाइड जो होते हैं उन पर भी विशेष प्रकार के जब कार्बनीकरण की क्रिया होती है तो सल्फेट में बदल जाते हैं, और लोहे के सल्फाइड और जो कार्बोनेशन की क्रिया की वजह से ही एक तरह से पोटेशियम का निर्माण होता है। तो लोहे के सल्फाइड्स हों, कार्बोनेट्स हों, इन पे कई प्रकार से प्रभाव है, तो वो क्या है? कार्बोनेशन की प्रक्रिया होती है, और कार्बोनेशन की वजह से ही क्या होता है? पोटेशियम का निर्माण होता है।
पोटेशियम का यानी लोहे के सल्फेट जो होते हैं उन पर जब वो काम करता है तो एक तरह से पोटेशियम और एक तरह से विभिन्न प्रकार के सिलिकेट्स हैं वो उनसे बंध करके अलग हो जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि कार्बोनेशन की प्रक्रिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से संपन्न होती है। कार्बोनेट्स बना करके विभिन्न प्रकार की वो चट्टानों से अलग कर देते हैं। CO2 जो है चट्टानों की घुलन क्षमता है वो उसको बढ़ा देती है। कार्बोनेशन की वजह से ही पोटेशियम का निर्माण होता है। तो ये है महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्षय। इसमें आपको जल योजन का विशेष ध्यान रखना है।